Good morning, everyone. Myself, Dr. Shweta Acharya from Government College Kota, and today we are going to discuss about structure and bonding. स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आज हम जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, जिसमें हम एक रिवीजन करेंगे जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि आपस में ओवरलैपिंग करके किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ये सभी चीज़ें आपने पहले 12th तक पढ़ी हुई हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर में आज हम इन्हें थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो जो फोर्स जो कि मॉलिक्यूल में एटम्स को आपस में जोड़े रखते हैं वो कहलाते हैं केमिकल बॉन्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं मेन रूप से। फर्स्ट इज़ आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है जो कि और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक टिपिकल बॉन्ड है। ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो आयनिक बॉन्ड के द्वारा बंध बनाते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में समझाने के लिए ये सजेस्ट किया गया, जैसे कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से? हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, HF हो गया, वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये सजेस्ट किया गया कि एटम्स मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? क्योंकि इससे उनमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं? एक या दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का आपस में शेयरिंग करते हैं। तो हर एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है? प्रत्येक हाइड्रोजन एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। अब प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि पास वाली इनर्ट गैस दैट इज़ हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इससे क्या होता है? प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में जो उनकी शेल होती है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लोरीन एटम की, तो फ्लोरीन एटम में भी हम देख रहे हैं प्रत्येक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर ये प्रत्येक फ्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो प्रत्येक फ्लोरीन के पास में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जो कि एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं HF का। HF में हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से फ्लोरीन का आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हीलियम इनर्ट गैस के बराबर। और इसी तरह से फ्लोरीन में भी पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा हम मॉलिक्यूल्स के बनने को बता सकते हैं, जिसका बेसिस क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में या तो पास वाली इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा या फिर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा दिए जाते हैं। अब ये बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए हम देखते हैं एक टर्म है व्हाट इज़ ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो वेव मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तरंग की तरह बिहेव करते हैं, वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, और वेव इक्वेशन के द्वारा ये डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, जिसे कि अपन श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। जो वेव इक्वेशन होती है वो हमें एग्जैक्टली ये नहीं बता सकती कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर मूव कर रहा है और कितनी तेज़ी से ये
मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है और किस तेज़ी से मूव कर रहा है, ये हम नहीं जान सकते। मतलब ये हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो प्रिसाइज ऑर्बिटल में नहीं बता सकती। ये हमें सिर्फ ये बता सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है उस पर्टिकुलर प्लेस में। तो वह रीज़न, स्पेस में वह रीज़न जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, वह क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स हैं जिनकी अलग अलग तरह की साइज़ है और अलग अलग तरह का शेप होता है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो हमें महत्वपूर्ण है हमारे लिए एटॉमिक ऑर्बिटल, वो है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, क्योंकि s और p ऑर्बिटल्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं s ऑर्बिटल के बारे में। जो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है, दैट इज़ नोन एज 1s ऑर्बिटल। इसकी शेप स्फेरिकल होती है जैसा कि आप जानते हैं, और न्यूक्लियस, जो भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ ये स्फेरिकल शेप में, गोलाकार रूप में होते हैं। तो प्रत्येक शेल के करस्पॉन्डिंग एक s ऑर्बिटल होता है, तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं, 1s, 2s एंड 3s एक्सेट्रा। यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो शेल नंबर है, और इन डायग्राम में हम 1s और 2s ऑर्बिटल की शेप देख सकते हैं। ये 1s ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये 1s और ये हो गया आपका 2s ऑर्बिटल, जो कि स्फेरिकल शेप में होता है। 1s और 2s के बीच में एक रीजन होता है जो कि आपको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, 1s और 2s के बीच में, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल 0 होती है। इसे हम क्या कहते हैं, नोडल सरफेस। और s ऑर्बिटल के केस में ये नोडल सरफेस भी जो है वो स्फेरिकल होता है। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल्स की। यहाँ आप जैसा कि आप जानते हैं, खूब अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है कि p ऑर्बिटल्स जो हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, जो कि अपने 3 एक्सिस पर x, y और z पर होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम हैं px, py एंड pz ऑर्बिटल्स होते हैं। x, y, z जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं p ऑर्बिटल की शेप क्या है, डंबल शेप होती है। तो p ऑर्बिटल्स के केस में एक प्लेन होता है जो कि न्यूक्लियस के थ्रू पास होता है राइट एंगल्स पर, 90 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन जो है यहाँ पर पास होता है। जैसे कि ये यहाँ पर है, वाई एक्सिस में ये वाला दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस में ये है, और पी जेड ऑर्बिटल के ये 2 प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं। इन प्लेन्स में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। इन प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन्स कहते हैं। अब बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के द्वारा। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग का एरिया होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड जो है वो स्टेबल होगा। तो हम जानते हैं 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, फर्स्ट इज़ सिग्मा बॉन्ड एंड अदर इज़ पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो कि आपने अच्छे से ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन क्योंकि हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा पार्ट हमें रिवाइज करना आवश्यक है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, जो कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के कोएक्सियल और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा बनते हैं। वो ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं, वो बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं, या मॉलिक्यूलर, ऐसे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस पर ज़्यादा होती है। ये अपने एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल होते हैं,
और सिग्मा बॉन्ड जो है वो हम देख सकते हैं इस तरह की कई तरह की जो ओवरलैपिंग है उनके द्वारा बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होता है, जब दो एस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करते हैं जिनमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स हों, एक दूसरे के पास में आते हैं और आपस में ये अट्रैक्ट होकर के ओवरलैप करते हैं, तो क्या बनता है, एस एस ओवरलैपिंग होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पर अधिक हो जाएगी इन दोनों एटम्स के बीच में। तो ये ओवरलैपिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियाई जस्ट बैलेंस द अट्रैक्टिव। जब दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब तक ही ओवरलैपिंग चलती रहती है। होती क्यों है ओवरलैपिंग, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, इसी तरह इसका न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जिससे कि इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। और जब न्यूक्लियर फोर्सेस जो है ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं तो रिपल्शन इनके बीच में होने रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तब तक ये ओवरलैपिंग चलती है। जो रिजल्टेंट है वो इस तरह का जो है ओवल शेप आपको ऑर्बिटल मिलता है। दो एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सॉसेज शेप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और जिसकी जो है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इस तरह की बॉन्डिंग मिलती है। इसी तरह से अब हम देखें sp ओवरलैपिंग किस तरह से होती है। जैसे कि HCl मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का p ऑर्बिटल जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। इसमें दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो ओवरलैपिंग होती है वो मॉलिक्यूलर या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होती है। और इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है सॉसेज शेप का, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनके द्वारा ओवरलैपिंग के द्वारा बन जाता है और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज sp ओवरलैप। अगर s और p ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के द्वारा एग्जैक्टली जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इस पॉजिटिव पार्ट के द्वारा दोनों की ओवरलैपिंग कैंसिल हो जाएगी और इस तरह का ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब हम pp ओवरलैपिंग किस तरह से होती है ये देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका किसमें, क्लोरीन मॉलिक्यूल में जब दो pz ऑर्बिटल्स दोनों क्लोरीन एटम्स के पास में जिनमें कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब ये p ऑर्बिटल को एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिससे जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं दो p ऑर्बिटल जो है वो को एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इस पार्ट में सबसे अधिक होती है। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड क्या होते हैं। पाई बॉन्ड जो है वो बनता है साइड वे या कोलैटरल ओवरलैपिंग से दो p एटॉमिक ऑर्बिटल की। इस तरह की ओवरलैपिंग में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें दो लोब्स बन जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे इसमें देख सकते हैं हम दो p ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे जिससे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो लॉब्स बन जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है ये क्या कहलाती है, पाई बॉन्डिंग कहलाती है, जो पाई ऑर्बिटल बनते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा और उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करेगी कि ओवरलैप जो हुआ है उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी अधिक है। हम इसको
हम देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग होने के कारण क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, इनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। जबकि पाई बॉन्ड में जो है कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डिवाइड हो रही है ऊपर और नीचे, यानी कि लेस इफेक्टिव ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो पाई बॉन्ड की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। और पाई बॉन्ड जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, इसलिए पाई बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। तो ये तो हमारा जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का। नेक्स्ट टर्न पर हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसे आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हैं और इसे हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। थैंक यू।